एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य तथा रेलेवेंट यानी कि सुसंगत शब्द को डिफाइन किया गया था। अंत में आपका जो इसमें पूछा जाता है वह फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य और रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य में अंतर पूछा जाता है। जहाँ तक अंतर की बात है, आइए आपका विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर देखा जाए। जहाँ तक विवादक तथ्य की बात है, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में क्या अंतर है। सुसंगत तथ्य में अंतर की बात है, आइए एक एक अंतर देखा जाए। देखिए 4-5 अंतर आपको याद रखना है। पहला अंतर देखा जाए आपका विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य में। विवादक तथ्य वाद की विषय वस्तु से संबंधित होता है, जिसके अवधारित हो जाने पर न्यायालय निर्णय दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट इन इशू होता है वह वाद की विषय वस्तु से संबंधित होता है और इसका निर्धारण हो जाने पर न्यायालय फैसला सुना सकता है, जजमेंट सुना सकता है, अर्थात निर्णय सुना सकता है। जबकि सुसंगत तथ्य विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते, यानी कि ये इन पर कोई विवाद नहीं होता, ये विवादक तथ्य नहीं होते। ये विवादक तथ्यों पर जो फैसला आता है उस फैसले को प्रभावित करते हैं। यानी कि विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व, विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को ये प्रभावित करते हैं। यानी कि विवादक तथ्य मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, इस बात को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सुसंगत तथ्यों का सहारा लिया जाता है। जहाँ तक दूसरे अंतर की बात है, दूसरा अंतर ये आया कि जो फैक्ट इन इशू होता है वह किसी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी यानी कि किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का आवश्यक तत्व होता है, जिसका कि एक पक्षकार मांग करता है और दूसरा पक्षकार उसका विरोध करता है। यानी कि राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी का एसेंशियल एलिमेंट होता है फैक्ट इन इशू, जिसमें कि एक पक्षकार प्राख्यान करता है, प्राख्यान का मतलब डिमांड करता है, डिमांड का मतलब मांग करता है, और दूसरा पक्षकार प्रत्याख्यान करता है, प्रत्याख्यान यानी कि डिनाई करता है, यानी कि इनकार करता है। जबकि सुसंगत तथ्य होते हैं, ये किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के आवश्यक तत्व नहीं होते। यानी कि सुसंगत तथ्य किसी दायित्व, निर्योग्यता, अधिकार के एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते। अगला आया कि जजमेंट या निर्णय किस पर सुनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। जो जजमेंट आता है वह फैक्ट इन इशू पर आता है कि रेलेवेंट फैक्ट पर, तो जो निर्णय आता है वह विवादक तथ्य पर आता है। यानी कि न्यायालय जब भी फैसला सुनाएगा
जब भी निर्णय सुनाएगा विवादक तथ्य पर सुनाएगा, सुसंगत तथ्य पर निर्णय नहीं सुनाया जाता। विवादक तथ्य की जहाँ तक बात है, विवादक तथ्य का पहले से निर्धारण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक विवादक तथ्यों की बात है, विवादक तथ्य न्यायालय द्वारा निकाले जाते हैं। ये जो निकाला जाता है न्यायालय द्वारा, रचित किया जाता है, विरचित किया जाता है, इसका कैसे निकाला जाता है आपको ये जानना है। तो मौलिक विधि का सहारा लेकर, यानी कि सब्सटेंसिव लॉ का सहारा लेकर, और प्लीडिंग की विधि यानी कि अभिवचन की विधि, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक विधि और जो प्लीडिंग की विधि है, इसका सहारा लेकर आपका विवादक तथ्यों को निकाला जाता है। जबकि रेलेवेंट फैक्ट का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है, यानी कि सुसंगत तथ्यों का स्पष्ट कानून उल्लेख करता है। न्यायालय को इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और सेक्शन 6 से लेकर 55 तक रेलेवेंट फैक्ट का उल्लेख किया गया है। यानी कि विवादक तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अभिवचनों के माध्यम से और मौलिक विधि का सहारा लेकर न्यायालय इसको विरचित करता है, इसको निर्मित करता है। जबकि रेलेवेंट फैक्ट का प्रावधान किया गया है 6 से लेकर 55 तक। अगला अंतर देखा जाए, जो फैक्ट इन इशू हैं या जो विवादक तथ्य हैं, इन्हें प्रधान तथ्य कहा जाता है। मेन फैक्ट या प्रधान तथ्य कहा जाता है। यानी कि विवादक तथ्य को प्रधान तथ्य कहा जाता है, जबकि सुसंगत तथ्य को सहायक तथ्य कहा जाता है। सहायक का मतलब हुआ गौण, गौण का मतलब हुआ सेकेंडरी फैक्ट। यानी कि मेन फैक्ट विवादक तथ्य होता है और सेकेंडरी फैक्ट आपका होता है सुसंगत तथ्य। इसके बाद आपका अंतिम जो अंतर आपको देखना है, विवादक तथ्य को साबित किया जाता है। यानी कि किसे प्रूफ करना है, तो जो विवादक तथ्य हैं इसको सिद्ध या साबित या न्यायालय में प्रमाणित किया जाता है, जबकि सुसंगत तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया जाता। अंतिम अंतर जो आपको बताया जाएगा वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विवादक तथ्यों को फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है, जबकि सुसंगत तथ्यों को फैक्टा प्रोवेंसिया। यानी कि विवादक तथ्य को फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। फैक्टा प्रोबेंडा ये कई जगह पूछा गया है। फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है आपका विवादक तथ्य को, जबकि सुसंगत तथ्य को फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है। फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है। यानी कि विवादक तथ्य को आपका साबित करना है, यानी कि विवादक तथ्य साध्य हैं। विवादक तथ्य आपका साध्य है और यानी कि विवादक तथ्य को प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए विवादक तथ्य को आपका रेलेवेंट फैक्ट आ जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेलेवेंट फैक्ट साधन है।
यानी कि सुसंगत तथ्य अगर साधन है तो साध्य विवादक तथ्य है, अर्थात सुसंगत तथ्य का सहारा लेकर विवादक तथ्यों को साबित या नासाबित किया जाता है। इस प्रकार 5-6 अंतर आपको कह सकते हैं बताया गया फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में। ये भी अच्छे से तैयार रखना है। आइए धारा 3 में अगले शब्द का जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है वह इंटरप्रिटेशन देखा जाए। वह शब्द हैं डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। यानी कि जो अगला शब्द आपका इंटरप्रिटेशन दिया गया है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। अब पहले को रिलेट कर लिया जाए। दस्तावेज पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, दस्तावेज को कोरिलेट करके पढ़िएगा, इसकी सामान्य बातें देखी जाए और तब आपका कह सकते हैं कि डिटेल में परिभाषा को बताया जाएगा। जहाँ तक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट का प्रश्न है, पहला क्वेश्चन ये आया कि डॉक्यूमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में निर्वचित किया गया है, तो आप मारेंगे धारा 3, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 में डॉक्यूमेंट शब्द को डिफाइन किया गया है। अगर यही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है यूपीजे और यूपीएपीओ में कि आईपीसी में दस्तावेज को डॉक्यूमेंट को कहाँ स्पष्ट किया गया है, अगर यही क्वेश्चन आईपीसी में आपसे पूछा जाए तो आईपीसी की धारा 29 मारिएगा। फिर एमपी में पूछा गया है कि आईपीसी में अर्थात इंडियन पेनल कोड में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कहाँ परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कहाँ परिभाषित किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी की धारा 29A। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि जनरल क्लॉज एक्ट यानी कि साधारण खंड अधिनियम, साधारण खंड अधिनियम यानी कि जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की धारा आपका 3 के क्लॉज 16 की धारा 1897 की धारा 3 के क्लॉज 16 में डॉक्यूमेंट शब्द को परिभाषित किया गया है। फिर एक बार इन सबको याद रखिए, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपका क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। आइए पहला आपका पूछ लेगा कि डॉक्यूमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ निर्वचित किया गया है, कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 3 में। फिर क्वेश्चन बना है, कोरिलेशन भी अच्छे से याद रखिएगा, आईपीसी में कहाँ किया गया है 29 में। फिर पूछा जा सकता है एमपी में 2 बार पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कहाँ स्पष्ट किया गया आईपीसी में, तो 29A में, और डॉक्यूमेंट को या दस्तावेज को साधारण खंड अधिनियम यानी कि जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 1897 की धारा कह सकते हैं 3:16 में भी डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया है। डॉक्यूमेंट के बारे में
पहले कुछ सामान्य बातें जाना जाए और तब आपका अन्य बातें इसकी परिभाषा को बताया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में जो सामान्य बातें हैं वह पहले जानी जाती हैं और तब आपका बेयर एक्ट से अच्छे से बताया जाएगा। जब भी डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़िए तो पहला जो पूछा जाता है काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज के प्रकार। दूसरा पूछा जाता है दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार। दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार बताइए। तो दस्तावेजी साक्ष्य के अगर प्रकार पूछे तो सतर्क रहना है। दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। डॉक्यूमेंट भी दो प्रकार का होता है। इसके बाद आपका पूछा जाता है डेड एविडेंस या मृत साक्ष्य किसे कहा जाता है, मरा हुआ साक्ष्य किसे कहा जाता है, डेड एविडेंस किसे कहा जाता है। इसके बाद आपका पूछा जाता है बेस्ट एविडेंस कौन है, अर्थात सर्वोत्तम साक्ष्य कौन है। सर्वोत्तम साक्ष्य या बेस्ट एविडेंस क्या कहलाता है, कौन बेस्ट एविडेंस है। फिर आपका पूछा जाता है कि सर्वोत्तम साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो सेक्शन भी हम बताएंगे कि न्यायालय में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश करना चाहिए, इसका प्रिंसिपल कहाँ दिया गया है। फिर आपका पूछा जाता है कि दस्तावेज़ों के बारे में विस्तृत प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो दस्तावेज़ों के बारे में विस्तृत प्रावधान धारा 61 से लेकर 90A तक में दिया गया है। और फिर आपका याद रखना है कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, यानी कि अगर किसी विषय पर दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है तो ऐसी दशा में वह ओरल एविडेंस अर्थात मौखिक साक्ष्य को बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 91 से लेकर 100 तक मारना है, यानी कि धारा 91 से लेकर 100 तक। एक एक करके देखिए, इसको ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इस पर बनते हैं और सेक्शन वाइज हम बता रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि डॉक्यूमेंट के प्रकार बताइए तो डॉक्यूमेंट दो प्रकार का होता है। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ लोक दस्तावेज। लोक दस्तावेज सेक्शन वाइज भी याद रखिएगा। लोक दस्तावेज की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में दी गई है। दस्तावेज का दूसरा प्रकार होता है प्राइवेट दस्तावेज या व्यक्तिगत दस्तावेज। प्राइवेट दस्तावेज या व्यक्तिगत दस्तावेज। प्राइवेट दस्तावेज की परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 75 में दी गई है। जब इस दस्तावेज को एविडेंस के रूप में हम पेश करते हैं, यानी कि जो दस्तावेज की परिभाषा हम बताएंगे उसी डॉक्यूमेंट को जब एविडेंस के रूप में हम पेश करते हैं तो उसे ही दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बने तो दस्तावेजी साक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक
प्राथमिक साक्ष्य और दूसरा जो है वो आपका द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य होता है। फिर आपका क्वेश्चन यूपी एपीओ में बन चुका है कि प्राथमिक साक्ष्य को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो धारा 62 में, और सेकेंडरी एविडेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो धारा 63। यानी कि अगर ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है कि प्राथमिक साक्ष्य को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 62 में। और यही क्वेश्चन आपका बन जाए कि सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 63 में। जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है उसे डेड एविडेंस कहा जाता है, मृत साक्ष्य कहा जाता है। क्यों दस्तावेजी साक्ष्य को मृत साक्ष्य कहा जाए? क्योंकि इसमें जान नहीं होती, इसीलिए इसे डेड एविडेंस कहा जाता है। लेकिन डेड एविडेंस होते हुए भी दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है, सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन बना है, नया एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस हैं या सबसे पहले दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक साक्ष्य ही बेस्ट एविडेंस हैं? अगर प्राइमरी एविडेंस पूछ ले कि प्राथमिक साक्ष्य या किसी दस्तावेज की मूल कापी, ओरिजिनल जो कापी होती है वह बेस्ट एविडेंस होती है, ये सिद्धांत कहाँ समाहित हैं? तो आपका जवाब रहेगा 64। यानी कि जो दस्तावेज की प्राथमिक साक्ष्य होता है या मूल कापी होती हैं उसी को पहले पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक में अगर बेस्ट पूछ दे तो ये सही बात है कि जो प्राथमिक साक्ष्य हैं वही सर्वोत्तम साक्ष्य हैं। अगर सामान्य क्वेश्चन आए कि बेस्ट एविडेंस कौन है, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, उपर्युक्त सभी, तो आपको बेस्ट एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मारना है, अर्थात सर्वोत्तम साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य होता है। जहाँ तक दस्तावेजों के निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन इत्यादि की बात है, दस्तावेजों के बारे में विस्तृत प्रावधान एविडेंस की धारा 61 से लेकर 90A तक में दिया गया है और धारा 91 से लेकर 100 तक में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहाँ की किसी विषय पर यदि दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं तो वह ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य को बाहर का रास्ता दिखा देता है। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित कर दिया जाता है, अपवर्जित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार आपको सामान्य बातें बताई गई। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है जो यूपीजे, एपीओ, बिहार तमाम राज्यों में बन चुका है उसको हम देखें, तब डॉक्यूमेंट की परिभाषा बताई जाएगी। देखिए, एक विद्वान हैं वेस्ट महोदय, उन्हीं का ज़्यादा उदाहरण बनता है। वेस्ट महोदय ने एक उदाहरण दिया, इनकी हम परिभाषा भी बताएंगे अभी, लेकिन जो क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है उसको भी कवर करते हुए ही चलना है।
देखिए, एक विद्वान हैं वेस्ट महोदय, और वेस्ट महोदय ने आपका कह सकते हैं कि एक उदाहरण दिया, और वह उदाहरण ग्वाले का दिया, और वहीं उदाहरण आपका पूछा जाता है। यानी कि एक ग्वाला है, एक दूधिया है, वह गिनती नहीं जानता। भाई देखिए, ये उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूँ, ये वेस्ट महोदय दिए हैं। किसी को ये उदाहरण बुरा न लगे, अगर बुरा लगता है तो भाई कह सकते हैं कि ये दुर्भावना में नहीं, उदाहरण को सद्भावना में दिया जा रहा है, गुड फेथ या बोना फाइड में दिया जा रहा है। ये मेरा कथन न होकर वेस्ट महोदय का कथन है। आप साल में भी देखिएगा कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। यानी कि एक ग्वाला है या एक दूधिया कह सकते हैं, उसे गिनती नहीं आती, तो जितनी दूध की मात्राएं वह देता है, एक लकड़ी के पटरे पर वह चिन्ह बनाता है। अब समस्या ये आई कि लकड़ी के पटरे पर जो वह चिन्ह बनाया है, वह चिन्ह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी साक्ष्य? तो आपका जवाब रहेगा वह जो चिन्ह है वह दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। आइए ये उदाहरण ज़रूर याद रखिए, चाहे लकड़ी के पटरा दे दे या शरीर पर दे दे, आपका लौह स्तंभ पर दे दे, कुछ भी दे, अगर लिखा गया, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर दे दे, अगर लिखा गया है तो वह डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। आइए जो बेयर एक्ट की परिभाषा है दस्तावेज की, उसको कवर किया जाए, उसके उदाहरण अब देखा जाए। सामान्य बातें बता दी गई। देखिए बेयर एक्ट में क्या कहा गया है, दस्तावेज से कोई विषय अभिप्रेत है। यानी कि दस्तावेज से कोई विषय अभिप्रेत है, कोई सब्जेक्ट या कोई विषय अभिप्रेत है, जिसको किसी पदार्थ पर, यानी कि उस विषय को किसी पदार्थ पर, उस विषय को किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अक्षरों द्वारा या कह सकते हैं कि अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, या तो अक्षरों द्वारा या अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा या इनमें से किसी दो द्वारा या तीनों द्वारा, अभी हम समझाएंगे, या तीनों द्वारा। क्या किया गया है भाई, तीनों द्वारा कह सकते हैं अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। अभिव्यक्त या वर्णित का मतलब ये हुआ इनका उल्लेख किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, वर्णित किया गया है, इसका मतलब ये हुआ उल्लेख किया गया है। जो और उल्लेख करने का इरादा क्या है, उल्लेख करने का इंटेंशन क्या है, उल्लेख करने का आशय क्या है। उल्लेख करने का आशय यह है कि उसको अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड के रूप में, लिखावट के रूप में उपयोग किया जाए, यानी कि उसे अभिलेखन के रूप में, उल्लेख इसलिए किया गया है कि उसे अभिलेखन के रूप में यानी कि लिखावट के रूप में उपयोग किया जाएगा या किया जा सकेगा। सकेगा का मतलब कि संभावना है कि लिखावट के रूप में उपयोग भविष्य में किया जाए, या आपका उपयोग किया जाना है, यानी कि
संभावना नहीं है बल्कि उपयोग किया जाएगा। तो उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हैं या उपयोग किया जा सकेगा में अंतर है। उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हैं यानी कि उसको माने चिन्ह, अंक या अक्षर इसलिए लिए गए हैं कि उपयोग किया जाएगा। सकेगा का मतलब ये हुआ कि उपयोग किए जाने की संभावना है, भविष्य में कर सकता है। अब इसी को आपको कह सकते हैं कि उदाहरण से 2-3 देखना है। इस उदाहरण पर वेस्ट महोदय का जो कोटेशन हमने बताया उसको सेट करिएगा। फिर आपका मीम का उदाहरण एक बताया जा रहा है। फिर आपका गजनी फिल्म का उदाहरण बताया जाएगा, गजनी फिल्म का उदाहरण, और तब आपका कानूनी उदाहरण बताया जाएगा। देखिए बेस्ट महोदय ने ग्वाले का उदाहरण दिया था, तो ग्वाले के उदाहरण पर इसको सेट आप करिए। ध्यान से देखिए, किसी विषय को, अब ये आया विषय मतलब क्या हुआ ग्वाले के मामले में, दूध की मात्रा। विषय क्या हो गया, दूध की मात्रा। किसी पदार्थ पर, तो किस पर लिखा था, लकड़ी के पटरे पर। लकड़ी के पटरे पर, तो जो लकड़ी का पटरा है वह पदार्थ हो गया। अब ये है कि या तो अक्षरों द्वारा लिखा हो या अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा। तो अक्षर द्वारा लिखा नहीं था, अंक द्वारा लिखा नहीं था, बल्कि किसके द्वारा लिखा था, वह चिन्हों द्वारा अभिलेखन किया गया है। और इसका इरादा ये है लिखने का कि भविष्य में हम इसको अभिलेखन के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी कि जब भी दूध की मात्रा को लेकर विवाद होगा तो जो लकड़ी के पटरे पर हमने चिन्ह बनाया था उस चिन्ह को हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत करेंगे। तो ये शुद्ध रूप से जो ये परिभाषा आपका बताई गई है, इस परिभाषा में सेट हो रहा है बेस्ट महोदय का उदाहरण। अतः लकड़ी के पटरे पर ग्वाले ने जो चिन्ह बनाया है वह चिन्ह डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण मीम का देखा जाए। आजकल कार्टून बनाए जा रहे हैं या मीम बनाया जा रहा है, यानी कि किसी के फ़ोटो में मिक्सिंग करके कह सकते हैं और उसका अनाप शनाप चित्र बना दिया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं तमाम ऐसे वीडियो भी मौजूद हैं जहां की अश्लील बातें की जाती हैं। शरीर किसी और का, चेहरा किसी और का, सिर किसी और का और पैर किसी और का होता है। ये साइबर क्राइम वाले कह सकते हैं कि आजकल ज़्यादा सक्रिय हैं और यही काम बैठे बैठे ज़्यादा करते हैं। मीम का मतलब ये हुआ कि किसी के पिक्चर को या किसी के चित्र को उसमें थोड़ा हेर फेर करके कंप्यूटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तित करके सोशल मीडिया पर भेज दिया जाता है। एक उदाहरण मैं आपका बता रहा हूँ। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का आया, जहाँ की ममता बनर्जी का मीम बनाकर और एक भाजपा की अभिनेत्री कह सकते हैं या भाजपा की कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर डाल दी। ममता बनर्जी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया मानहानि के लिए और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए। वो अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय ने उस महिला को बेल दिया, जमानत दिया। दस्तावेज का सबसे अच्छा उदाहरण गजनी फिल्म का भी मिलता है। अगर आप लोग गजनी फिल्म देखे होंगे
तो आइए इसको जोड़ा जाए। किसी विषय को यानी कि अभियुक्तों के नाम को किसी पदार्थ पर यानी कि शरीर पर अक्षरों द्वारा या अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, तो चिन्ह द्वारा लिखा नहीं गया था, अंक द्वारा लिखा नहीं गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था? आपका अक्षरों द्वारा अभिलिखित किया गया है और इरादा ये था शरीर पर लिखने का नाम अभियुक्तों का कि भविष्य में हम स्मृति ताज़ा करेंगे, अर्थात स्मृति ताज़ा करेंगे, अर्थात इसका मतलब ये